जिनको 10, 20, 50 लाख 1-2 करोड़ के बिल से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सोनाली बेंद्रे कैंसर पेशेंट रही हैं, मनीषा कोइराला है, युवराज सिंह है, सैफ अली खान को कार्डियो इशू। इंश्योरेंस कंपनी और बैंक का टाइप होता है कि हमने अपने इन अकाउंट होल्डर को पॉलिसी प्रोवाइड करनी है कि अगर आपने कंपेयर नहीं किया तो आप उल्लू बन जाओगे। जहाँ इतने खर्चे कर रहे हैं ना, तो हेल्थ इंश्योरेंस को एक अच्छा पार्ट समझ के करा लेना चाहिए। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने भी इस चीज़ को बड़ा उन्होंने कहा है कि आप अपने स्टार हेल्थ, नीवा बुपा, आदित्य बिरला, केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, नारायणा हेल्थ इंश्योरेंस, गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस, एक आदि कंपनी और आने के भी चांसेस हैं। तो ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जैसे HDFC अर्गो है, ICICI लोम्बार्ड है, बजाज अलियांज है, टाटा AIG है। अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है, जिस माध्यम से आपने पॉलिसी करवाई है उसको आप रेज करें। अगर उनकी फैमिली का कोई भी सदस्य ये बात बोल दे कि पैसों की कमी नहीं है, हमारे इस परिवार के सदस्य की जान बचनी चाहिए, सर यकीन मानिए उससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी नहीं है। आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस चल रहा है कि भैया मैं योगा कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, तो सर इसके परिणाम तो ईश्वर मालिक है। आप अपनी उम्र भर की कमाई को हार्डली 10-15 दिन में ख़राब कर देते हो एक लापरवाही की वजह से। हेल्थ इंश्योरेंस का जो एक्यूरेट टाइम है, आप हैरान होंगे ये बात सुन के। बैंक में सबका अकाउंट होता है, कहीं ना कहीं वहाँ से ऑफर्स आती हैं, आपके लिए ये पॉलिसी है। कहीं ना कहीं इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन छुपी हुई है कि हम बैंक से पॉलिसी लें, ऑनलाइन बाजार से पॉलिसी लें, डायरेक्ट एजेंट इंश्योरेंस माध्यम से पॉलिसी लें, कहाँ से प्रोडक्ट लें। 20 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज हैं जी, और हर कंपनी के पास 8-8, 10-10 प्लान है, तो 300 ऑप्शन में से पॉलिसी तो एक ही करवानी है। बिल्कुल। तो व्यक्ति कन्फ्यूज कि जो मैंने पॉलिसी ली है, क्या मैं जो ले चुका वो सही मेरा डिसीजन रहा, या मैं जो नहीं लेने वाला हूँ क्या वो मेरा सही डिसीजन रहेगा, तो बहुत कंफ्यूजन है। हेलो एंड वेलकम टू द ग्लोबल ह्यूज। आज हमारे साथ है एक ऐसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट जिन पर हजारों फैमिलीज भरोसा करती हैं। ये ना सिर्फ एक एक्सपीरियंस फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, बल्कि कई रेप्यूटेड कंपनीज के क्लब मेंबर भी हैं। पिछले 20 सालों में अपनी टीम के साथ इन्होंने लोगों के फाइनेंशियल पोर्टफोलियोज मैनेज किए हैं, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर इन्वेस्टमेंट्स तक सब कुछ शामिल है। चलिए आज हम इनके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं, जो है हेल्थ इंश्योरेंस। लेट्स वेलकम मिस्टर GD मूंगा। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, ऑल गुड सर, आप बताओ कैसे हैं? ऑल गुड सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस टुडे। थैंक यू जी, थैंक यू। तो सर आज आप हमें ये बताएं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्या कोई ऐसा सेगमेंट है जो हेल्थ इंश्योरेंस को अवॉइड कर सकता है कि ना ले? सर हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज की डेट में हम जिस तरीके से अनसर्टेनिटी बीमारियों को देखते हैं और अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटल के बिल्स को देखते हैं, लाखों रुपए के बिल 2-4 दिन में ही आज की डेट में यूटिलाइज हो जाते हैं। स्थिति को समझते हुए हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बट कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं जिनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट तो है, बट उनको शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट होने के बावजूद भी मोस्ट अंडररेटेड और मोस्ट कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट रहा है। कंफ्यूजिंग के चलते हुए लोग लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आज अपने आप को इंश्योर नहीं कर पा रहे। अपने आप ही उनके माइंड में कई तरह के क्वेश्चन रेज होते हैं। ज़्यादा सवाल रेज होने की वजह से वो एक सक्षम डिसीजन अपने फेवर में नहीं ले पा रहे हैं। राइट। तो कौन से लोग हैं सर जिनको नहीं लेना चाहिए हो? सर जिनको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, हम इसको 3 सेगमेंट्स में हम देखते हैं। सबसे पहला वर्ग है अमीर वर्ग, रिच पीपल। रिच पीपल को हो सकता है कि हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। रिच पीपल से मेरा भाव है जो लोगों के पास लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, फंड्स की कमी नहीं है, जिनको 10, 20, 50 लाख 1-2 करोड़ के बिल से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके बावजूद भी वो अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। कायदे से उनको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, बट वो क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें बुद्धिमानी ये छिपी हुई है कि अगर अनसर्टेन किसी बीमारी के कारण हॉस्पिटल में जाना हुआ, वहां पे एक रेगुलेटरी इन्वॉल्व होती है। डॉक्टर के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया जाता है
वहां पे इंश्योरेंस कंपनी एक रेगुलेटरी की तरह काम करती है, एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, एक प्रॉपर प्रक्रिया है कि इस डिजीज का जो ट्रीटमेंट है वो इस तरीके से होना है। इंश्योरेंस कंपनीज की टीम के पास भी डॉक्टर हैं, वो अगर उनको कहीं डाउट होता है कि ओवर बिलिंग हो रही है या कुछ भी इसमें अपने लाइन से परे जाके ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वहां पे क्वेश्चन रेज होता है हॉस्पिटल के प्रति। तो एक रेगुलेटरी का होना, इंश्योरेंस कंपनी का इन्वॉल्व होना कहीं ना कहीं एक सेफ्टी प्रदान करता है, चाहे वो अमीर लोग हैं चाहे वो रिच पीपल हैं। इस बुद्धिमानी से वो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। एक दूसरा, उनकी फैमिली वाले कभी ये अगर बोल दे, कभी देखने में आता है कि कभी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, कभी किसी की हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, अगर उनकी फैमिली का कोई भी सदस्य ये बात बोल दे कि पैसों की कमी नहीं है, हमारे इस परिवार के सदस्य की जान बचनी चाहिए, सर यकीन मानिए उससे बड़ी कोई बेवकूफ़ी नहीं है। हमने एक दस्तक दे दी है कि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है और हमारे पास पैसे की कमी भी नहीं है। तो उस स्थिति में हो सकता है कि एक हेल्थ के साथ एक्सपेरिमेंट चलने शुरू हो जाएं। बिल कहाँ पहुंचे ये आप और मैं नहीं उस टाइम पे इसको जान सकते, बट समझदार व्यक्ति इसका सहारा इसलिए लेके चलता है। और एक रिच पीपल का एक दूसरा भाव भी है, वो एक तरीके से ये भी विचार करता है कि एक चैरिटी एंगल से भी विचार करके चलता है, चलो मेरी फैमिली के काम नहीं आया, हम लोग स्वस्थ रहें, चलो किसी दूसरों के काम आया। एज ए डोनेशन भी लोग विचार करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करती है, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कि कहीं ना कहीं ये पूल सिस्टम है। अगर हमारे काम नहीं पॉलिसी आई तो दूसरे के काम आई है, तीसरे के काम आई है, वो पूरी कलेक्शन ही दूसरों में डिवाइड होके ट्रीटमेंट के लिए सक्षम रहती है। अब कुछ एक दूसरा आपने बात की, कौन से ऐसा वर्ग है, कौन से ऐसे लोग हैं कि जिनको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत है। अब दूसरा वर्ग है सर, मैं अभी बात करता हूँ गरीब लोगों की, जो पॉवर्टी लाइन के अंदर हैं, बीपीएल कार्ड होल्डर कह सकते हैं। उनका ख्याल हमारी हिंदुस्तान की स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बेखूबी अच्छे से रखती है, क्योंकि आजकल तो मैनिफेस्टो पे भी डिक्लेयर किया जाता है कि हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस, ये योजना, वो योजना, आयुष्मान योजना हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसमें आपको 5 लाख का कवर है, 10 लाख का, उसकी अलग अलग तरह के उसमें सब लिमिट्स वगैरह हैं। बट कहीं ना कहीं सरकार उन 100 करोड़ लोगों का ख्याल रखने का प्रयास कर रही है। उन लोगों के लिए हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनके लिए एक सुरक्षा कवच प्रदान करने का प्रयास कर रही है। और सेकंड, उनकी दिनचर्या, उनकी एक हार्ड वर्क वाली होती है, उनके लिए कहीं ना कहीं प्रीमियम अफोर्ड करने भी मुश्किल हो सकते हैं। अब हम तीसरा अहम वर्ग है जो है मिडिल क्लास तबका, सबसे बड़ा तबका मिडिल क्लास तबका। इनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है। मिडिल क्लास को मैं कैसे आपको डिफाइन करता हूं, अगर कोई व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन दे सकता है, अपने बच्चों के लिए लग्जरी अफोर्ड कर सकता है, एंटरटेनमेंट अफोर्ड कर सकता है, खाना पीना, आना जाना, ट्रैवलिंग, अगर वो कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस में केयरलेस करता है, उसने वो स्मार्टफोन, उसकी सारी फैमिली, होल फैमिली स्मार्टफोन भी यूज कर रही है, हर तरीके की उन्हें अपनी लग्जरी प्रोवाइड करने की कोशिश की है, रहन सहन अच्छा है, स्टेटस सिंबल है, एवरीथिंग इज ओके, उसके बावजूद भी अगर वो व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दे रहा, कहीं ना कहीं वो सेल्फ एक्सक्यूज कर रहा है, अपने आप को धोखा देने का प्रयास कर रहा है। अगर इस स्थिति में अगर वो हॉस्पिटल में जाके इस चीज का गिल्ट करे कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस उस टाइम पे ले लेना चाहिए था, सर उसका कोई जवाब नहीं है। हम कभी भी खड़े पैर पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले सकते। और हिमांशु जी, अगर देखा भी जाए ना, अगर मैं प्रैक्टिकल एंगल पे भी बात करूं, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है, आप न्यूज में सब कुछ देखते हैं। हम दिल्ली का वातावरण देखते हैं, 400 प्लस, 450 प्लस, तो 12 महीने AQI खराब रहता है अब तो। एब्सोल्युटली करेक्ट। और पेस्टिसाइड्स वाला खाना पीना, फर्टिलाइजर खाना पीना, तो हम क्या सोचते हैं कि आज की डेट में हम लोग अमृत पीकर आए हैं कि कभी बीमार नहीं पड़ेंगे? नॉट पॉसिबल। आज की डेट में अगर कोई व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंस चल रहा है कि भैया मैं योगा कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, तो सर इसके परिणाम तो ईश्वर मालिक है। तो सर हमने ये भी देखा है कि जो फिल्म स्टार है, इनकी बड़ी लीन डाइट, अच्छा खाना पीना, ऑर्गेनिक फूड खाना पीना इनका अक्सर रहता है। उसके बावजूद भी हमने कई सेलिब्रिटीज को देखा है, सोनाली बेंद्रे कैंसर पेशेंट रही हैं,
मनीषा कोइराला है, युवराज सिंह है, सैफ अली खान को कार्डियो इशू, मतलब तरह तरह की हमने, ये तो बात हो रही है एक महत्वाकांक्षी लोगों की जो इन सब चीजों को सफर कर चुके हैं, जो हम दिखे हैं। आप सर एक लेमैन व्यक्तियों को देखो कितनी बीमारियां बढ़ गई हैं। असल में जो फोकल पॉइंट है ट्रीटमेंट करवाने का वो हॉस्पिटल ही है। हमने वहां पे पैसा दे के ही ट्रीटमेंट करवाना है। वहां पे हम नहीं कह सकते कि उस टाइम पे हम विचार कर रहे थे, मंदी थी, हमने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया नहीं, या पहले चल रहा था बंद हो गया इंश्योरेंस पॉलिसी, तो कुछ एक्सक्यूज नहीं है मेरे ख्याल से। आप प्रैक्टिकल सोचो, अपनी फैमिली को हेल्थ सुरक्षा जरूर प्रदान करो। बाकी सब चीजें जो आपने जीवन की प्लानिंग की हुई है, आपने जीवन नाम की कई पॉलिसीज ली होंगी जो 20-20 साल के बाद उसके रिजल्ट आने हैं। आप भी जानते हो उसकी जो CAGR है 4-5-6% से ऊपर नहीं है। आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हो, उसके बावजूद भी आप वो 20-20 साल पॉलिसियां चलाते हो। आप समझो सर, आपने 20 साल किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को, कोई आपने सेविंग पॉलिसी ली, आपने चला लिया, आपने उसमें कुछ पैसे सेव कर लिए, आपने कुछ पैसा आपने बना भी लिया, जोड़ भी लिया। आप ये देखिए कि अगर कोई अनसर्टेन बीमारी बॉडी में आ गई, रोग की चपेट में कोई व्यक्ति आ गया, तो कितने दिन लगेंगे उस पैसे को खराब होने में। आप अपनी उम्र भर की कमाई को हार्डली 10-15 दिन में खराब कर देते हो एक लापरवाही की वजह से। 20 साल की प्लानिंग तो कर ली, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में नेग्लिजेंसी करके आपने अपने बच्चों के भविष्य की आपने अपने बच्चों की भविष्य के लिए जो एक एसेट्स इकट्ठा किया था, आपने सफेद वर्दी वाले साहब को 10 से 15 दिन में दे दिया। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस का जो इम्पोर्टेंस है लाइफ में बहुत है। ये आपकी हेल्थ को तो सुरक्षित करता ही है, आपकी वेल्थ को और आपकी फैमिली को, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है और पीस ऑफ माइंड भी रखता है। और व्यक्ति हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते समय एक स्टेटस सिंबल आप समझ लो, एक समझदार बुद्धिमान भी लगता है। पीस ऑफ माइंड भी रहता है सर, पीस ऑफ माइंड भी रहता है, अपनी जेब से डायरेक्टली नहीं लग रहा है, हमारी सेविंग्स हैम्पर नहीं हो रही। एक्चुअली सर, ये इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कब, किस उम्र में करवा लेना चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस का जो एक्यूरेट टाइम है, आप हैरान होंगे ये बात सुन के, जब आप स्वस्थ हो, मेडिकली फिट हो, फाइन हो, आप रोग से मुक्त हो, आप कोई मेडिकल कंडीशन से, आप किसी मेडिकल कंडीशन में नहीं हो, कोई शुगर, बीपी, थायराइड, अस्थमा, किसी भी तरह की अगर बीमारियों से मुक्त हो, वो सबसे करेक्ट टाइम है हेल्थ इंश्योरेंस लेने का। उसका कारण है, उस स्थिति में आपको एक तो कंडीशनल पॉलिसी नहीं मिलती। आप कहीं ना कहीं जब आप किसी जो रेगुलर बेसिस पे जो बीमारियां चल रही होती हैं, अगर आप उस स्थिति में पॉलिसी लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल होते हैं। एक स्टैंडर्ड व्यक्ति को जो पॉलिसी मिलती है उससे कुछ कंडीशनल पॉलिसी मिलती है, कुछ महंगी पॉलिसी मिलने के भी चांस होते हैं। जो सही टाइम है हेल्थ इंश्योरेंस लेने का, वो जब आप स्वस्थ हो, फिट हो, फाइन हो। पर लोग, हिमांशु जी इसमें मैं करेक्ट भी करता हूँ लोगों का कई बार, हम पब्लिक डीलिंग में काम कर रहे हैं, लोगों का कई बार ऐसा भी मानना होता है कि अभी हम स्वस्थ हैं, फिट हैं, फाइन है, ऐसी कोई हेल्थ इंश्योरेंस की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम फिट है। देखा जाए, जब आप बीमार होता है, कोई व्यक्ति जब बीमार होगा, क्या कोई इंश्योरेंस कंपनी उस पर रिस्क लेगी? नहीं लेगी। इंश्योरेंस कंपनी हमेशा स्वस्थ बंदे के ऊपर, स्वस्थ परिवार के ऊपर जो मेडिकली फिट एंड फाइन है उस पर रिस्क लेती है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में अनसर्टेन कुछ अगर डिटेक्ट हो तो इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए खड़ी है क्लेम देने के लिए। लेकिन अगर आप पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो विचार किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं कंडीशनल पॉलिसी मिलने की संभावना है, जिसमें वो पर्टिकुलर बीमारी कवर भी नहीं होगी जो पहले आपको हो चुकी है, या जो हाँ, संभावना है कि उस बीमारी को एक्सक्लूड भी किया जा सकता है, या उसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के वेटिंग पीरियड भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। और कुछ ऐसे स्पेसिफिक एलिमेंट है सर, जैसे जो चाहे पहले हैं चाहे नहीं है, उसके हमें जो टाइम बाउंडेशन है हमें बितानी है। लाइक जैसे किसी का कोई ENT प्रोसीजर है, आज हमने पॉलिसी ले ली, आज हमें डिडक्ट नहीं है, आज हम फिट एंड फाइन अवस्था में हमने पॉलिसी ले ली है, बट लेकिन अगर उस पॉलिसी के एक शर्तों के तहत, कंडीशन के तहत ENT जो प्रोसीजर है वो लगभग पॉलिसीज में 2 साल के बाद कवर होते हैं। ENT है, स्टोन है, नी रिप्लेसमेंट है, कोई ऑर्थो इश्यूज है, कोई सिस्ट है, गायने इश्यूज हैं, इस तरीके की ऐसी बीमारियां जो स्लो ग्रोइंग एलिमेंट है, जो टाइम लेती है बनने में, अनसर्टेन नहीं है, उसके लिए वेटिंग पीरियड है।
तो कहीं ना कहीं 2 साल पॉलिसी चलने पे काफ़ी बीमारियां, लगभग बीमारियां कवर होती हैं। अगर कोई प्री डिजीज है, आप लेट हो चुके हो पॉलिसी कराने में, वो प्री एलिमेंट में आएगी। आपने उस एलिमेंट को डिक्लेयर किया कि पॉलिसी लेने से पहले मैं ये सफ़र कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी वो 3 साल बाद कवर करती है। 3 साल बाद नहीं कवर करना, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं, अवेलेबल हैं, आप अर्ली उसको कवर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए लाइफ लॉन्ग आपको एडिशनल प्रीमियम देना है। तो इसका सिंपल लॉजिक क्या है, जब आप स्वस्थ हो ना, आप पॉलिसी ले लो, ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। जहाँ इतने खर्चे कर रहे हैं ना, तो हेल्थ इंश्योरेंस को एक अच्छा पार्ट समझ के करा लेनी चाहिए। तो यानी कि 18-20 साल की उम्र से ही ये काम अगर हो सकता है, कोई कर सकता है तो कर ले, या फिर जैसे ही वो कमाई करने लग जाए 23, 24, 25, 26 साल, जब वो उसको तुरंत अर्निंग स्टेज में आए, तो उसको तुरंत काम वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटीज में उसको रख के कर मोस्ट लेना प्रायोरिटी, जब आपकी पहली सैलरी आ गई है ना, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को इंश्योर करो, अपनी चाहिए। हेल्थ को। हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। तो सर, अब सवाल ये आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस ले कहाँ से? अब मार्केट में हमारे पास में ऑनलाइन कंपनीज हैं जो ऑनलाइन ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। फिर हमारे जो बैंक्स होते हैं वो कहते हैं हमसे इंश्योरेंस ले लीजिए। फिर एजेंट्स जो हो गए हमारे, वो हो गए। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस है हम लोग, मल्टीपल सोर्सेज, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट तरह की पॉलिसी मिलती हैं। बैंक में सबका अकाउंट होता है, कहीं ना कहीं वहाँ से ऑफर्स आती हैं, आपके लिए ये पॉलिसी है। कहीं ना कहीं इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन छुपी हुई है कि हम बैंक से पॉलिसी लें, ऑनलाइन बाजार से पॉलिसी लें, डायरेक्ट एजेंट इंश्योरेंस माध्यम से पॉलिसी लें, कहाँ से प्रोडक्ट लें। एक सिंपल सा इसमें मैं आपको जवाब देता हूँ कि अगर किसी के पास बैंक की पॉलिसी होगी, बैंक की पॉलिसी इसमें कंसिस्टेंसी कम होती है। अगर आज हम पॉलिसी करा लेते हैं, हो सकता है कि 3-4 साल बाद ये पॉलिसी क्लोज कर दी जाए। बैंक एक मास्टर टाइप करता है कि अपने अकाउंट होल्डर के लिए एक रीजनेबल रेट पे पॉलिसी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। जितने भी अकाउंट होल्डर है उनका एक ही मास्टर पॉलिसी नंबर प्रोवाइड किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी और बैंक का टाइप होता है कि हमने अपने इन अकाउंट होल्डर को पॉलिसी प्रोवाइड करनी है। इंश्योरेंस कंपनी अपने फायदे के लिए पॉलिसी देती है, बैंक अपने पेआउट्स के लिए पॉलिसी बेचने का प्रयास करता है, और पब्लिक अपने लालच में करती है कि मेरी पॉलिसी मार्केट से सस्ते रेट में आ रही है। लेकिन उसमें लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल की गारंटी कहीं नहीं लिखा होता। अच्छा। बैंक की पॉलिसी जो है, कहीं ना कहीं रिस्क होता है कि हो सकता है कि हमने 2-3 साल पॉलिसी चलाई, उसके बाद बैंक और इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप टूट गया, या उस पॉलिसी को सस्ता इसलिए बनाया गया कि उसमें सब लिमिट ऑन डिजीज सेट की गई हैं कि अगर हमने सपोज कोई स्पेसिफिक एलिमेंट का ट्रीटमेंट लेना, जैसे हर्निया का ट्रीटमेंट लेना है, अक्सर देखा गया कि इसमें 30-35 हज़ार ही मिलते हैं। अगर आपका हॉस्पिटल, आपका डॉक्टर 1,10,000 रुपये की डिमांड कर रहा है, तो वहां पे अगर बैंक ने टाइप ही ये किया हुआ है कि सब लिमिट ऑन डिजीज की 30,000 रुपये मिलने हैं, और बाकी का डिफरेंस आपको देना पड़ेगा। बैंक की पॉलिसी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सेकेंड, ऑनलाइन बाजार, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ऑनलाइन बाजार में ना हमारे माइंड के साथ खेला गया। आपने ऐड देखी होगी, कुछ ऐसे कंपनीज हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेके ऐड करती हैं कि अगर आपने कंपेयर नहीं किया तो आप उल्लू बन जाओगे, एक उल्लू की शक्ल आती है। या वो इस तरीके की स्ट्रेटजी बनाते हैं कि हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आपका बेटा हॉस्पिटल में खड़ा होगा। हम ऑनलाइन बाजार से हैं कि कोई पेशेंट अगर है, अगर आपने हमारे माध्यम से पॉलिसी ली ऑनलाइन बाजार के, तो उनका एग्जीक्यूटिव वहां पे हॉस्पिटल में खड़ा होगा। ऐसा सर संभव नहीं है, हजारों लाखों लोग रोज एडमिट होते हैं। तो वो ये सब कुछ एक तरीके सिस्टम से सारी चीजें बनी हुई हैं। मार्केटिंग गिमिक है, मार्केटिंग गिमिक एक्चुअली ऐसा नहीं है। और वहां पे कहीं ना कहीं ऑनलाइन बाजार से सर्विस के ग्लिच रहते हैं। अच्छा, सर्विस के ग्लिच 100% रहते हैं। कोई रेगुलर कम्युनिकेशन एक गैप रहता है। ऐसे सिंगल पीओसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं होता ऑनलाइन मार्केटिंग में। कस्टमर केयर सर नंबर है, आपने किसी टोल फ्री नंबर पे कॉल किया, आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, मेरे कोई डिस्क्रिपेंसी है, इसको सॉल्व करें। फोन कट गया, बातचीत हो रही है, कोई अगला सवाल फिर रेज होना है। पहले मिस्टर एक्स ने फोन रिसीव किया है, फिर मिस्टर वाई ने किया है। वो एक कॉल सेंटर की तरह वहां पे अपना पूरा केस बताओ, या फिर केस हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग। एंड और उस टाइम पे स्पेशली अगर पेशेंट हमारा हॉस्पिटल में एडमिट है और उस टाइम पे कोई अप्रूवल से किसी चीज को लेकर इशू आ रहा है, तो वो सपोर्ट उस तरीके का नहीं मिल पाता। हो सकता है ऐसा चांसेस रहते हैं, संभावनाएं रहती हैं। इसलिए जो सरल माध्यम होता है, कहीं ना कहीं आपका जिससे पर्सनल कनेक्ट होता है, वो सबसे सिंपल एक अच्छा सोर्स होता है एक पॉलिसी लेने का। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने भी इस चीज को बड़ा उन्होंने
कहा है कि आप अपने इंश्योरेंस एडवाइजर के थ्रू ही पॉलिसी करवाएं। उसके पीछे लॉजिक है, एक तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह की अगर कोई डिस्क्रिपेंसी रेज होती है तो सिंगल पॉइंट है, अगर वो प्रोफेशनल है, अगर आपने ऐसे माध्यम से पॉलिसी ली है, वो है तो इंश्योरेंस एडवाइजर एजेंट है, काम कर रहा है, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है, वो अपने कई तरह के उसके काम है, वो अकाउंट्स का काम करते हैं या पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, अगर आप उस माध्यम से भी पॉलिसी लेते हैं, वो भी कहीं ना कहीं सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप प्रोवाइड करता है। पॉलिसी लेने का जो सही माध्यम है वो प्रोफेशनल एडवाइजर है। कहीं ना कहीं आपको बैक एंड सपोर्ट की भी जरूरत पड़ती है, प्री हॉस्पिटल एक्सपेंसेस हैं, पोस्ट एक्सपेंस हैं, किसी भी तरह की चेंजेस है पॉलिसी में, प्लान को अपग्रेड करना है, सो मैंने इसमें कई तरह की सर्विसिंग की जरूरत रहती है, तो उस सर्विस को देखते हुए एजेंट एक अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, अब इसके बाद सर एजेंट तो आगे हमारा डाउट क्लियर हुआ। अगला सवाल ये आता है सर, सौ कंपनीज हैं, अब एजेंट्स के पास भी ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बट इवेंचुअली द बॉल जो है वो कस्टमर के पास है कि भाई कौन सा लेना है। कुछ पर्सनल प्रेफरेंसेस भी हो सकती हैं, कोई किसी की वही जैसे हमने ऐड देखे हो पसंद आ रही हो, तो सवाल ये आता है कि कौन सी कंपनी का लें, और फिर उसमें आता है कि क्या प्लान लें, कितना कवरेज लें, 5 लाख लें, 10 लाख लें, 50 लाख लें। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने रेज किया। आप किसी कमेंट बॉक्स में भी देखेंगे कि जो लोग कई सालों से प्रयास कर रहे हैं मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहा हूँ, वो क्यों नहीं ले पा रहा, कि इतनी कंपनीज में कंफ्यूज हैं। आप देखेंगे 30 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज हैं जी, और हर कंपनी के पास 8-8, 10-10 प्लान है, तो 300 ऑप्शन में से पॉलिसी तो एक ही करवानी है। बिल्कुल। तो व्यक्ति कंफ्यूज कि जो मैंने पॉलिसी ली है, क्या मैं जो ले चुका हूं वो सही मेरा डिसीजन रहा, या मैं जो नहीं लेने वाला हूं क्या वो मेरा सही डिसीजन रहेगा। तो बहुत कंफ्यूजन है। मैं आपको फिर भी शॉर्ट कर देता हूं इस इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंपनी कैसे काम कर रही है। इसमें 3 तरह के सेगमेंट हैं जो इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं। पहला है PSU कंपनीज, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस या न्यू इंडिया इंश्योरेंस। ये कंपनी TPA बेस्ड कंपनीज की तरह काम करते हैं। LIC नहीं आता इसमें? LIC सर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कंप्लीट अलग है। हाँ, अभी हो सकता है कि किसी कंपनी से ज्वाइंट कोलैबोरेशन करके वो अपना इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में आने का प्रयास कर रहे हैं, बट उसके परिणाम क्या रहेंगे वो बात की बातें, बट लेकिन ऐसा हो सकता है कि आए। पर लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी अभी जो कर रही है काम, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। 4 गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज है। इनका क्या कॉन्सेप्ट है जी काम करने का, ये आगे हम पॉलिसी तो गवर्नमेंट कंपनी से करवा रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने काम को, प्रक्रिया को सरल करने के लिए, आसान करने के लिए इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट TPA बनाए हुए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन। कोई भी क्लेम रेज होगा वो थर्ड पार्टी के पास जाता है, TPA के पास। हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी से कनेक्ट नहीं करेगा, वो कनेक्ट करेंगे TPA से। अब TPA उसमें क्लेम सेटल करता है। पॉलिसी वर्डिंग जो बनी है, पॉलिसी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो इंश्योरेंस कंपनी ने बनाए हुए हैं, क्लेम सेटल करेगा TPA। कहीं ना कहीं अगर कोई TPA को ऐसा लगता है कि इस केस में इस पेशेंट के साथ कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई क्लेम में डाउट है, क्लेम को लिंगर ऑन किया जा रहा है, कुछ भी, वो फिर फाइल जाती है इंश्योरेंस कंपनी के पास। इसमें कहीं ना कहीं ट्रायंगल बनता है, इंश्योरेंस कंपनी, TPA, हॉस्पिटल, पेशेंट। कहीं ना कहीं इस तरीके से व्यक्ति कश्मकश में रहता है। तो कुछ गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज की जो प्लान है कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड भी है, कि जैसे हम लोग हॉस्पिटल में विजिट करते हैं, सबसे पहले पूछा जाता है सर आपका सम एश्योर्ड क्या है। वो सम एश्योर्ड पता क्यों पूछते हैं? उसका कारण होता है कि अगर गवर्नमेंट कंपनीज की पॉलिसी है, जैसे 5 लाख का इंश्योरेंस है, आपको जो रूम रेंट मिलना है सेट अमाउंट 1% ऑफ द सम एश्योर्ड, 5000 पर डे। अगर आपने इससे ऊपर रूम चार्ज लिया है 10,000, 15,000 का, आपने अपनी पॉकेट से रूम अफोर्ड तो कर लिया 10,000, आप कहेंगे कि मैं डिफरेंस दे दूंगा, 15,000 का रूम है, मेरी पॉलिसी 5,000 के लिए एलिजिबल है, मैं 15,000 रुपए पे करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन वो 10,000 रुपए का डिफरेंस नहीं रहेगा। जो रूम के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट खर्चे हैं, डॉक्टर फी है, नर्सिंग अलाउंस है, वो सारे बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसी जिसमें रूम कैप, ICU कैप, सब लिमिट ऑन डिजीज, तो ये ज्यादातर गवर्नमेंट कंपनीज के प्लान इस तरीके से डिजाइन होते हैं, बाधाएं हैं, बाउंडेशंस हैं। दूसरा, आपका दूसरा था कि और कौन सा सेगमेंट काम कर रहा है। सेकंड, इसमें सर दूसरा सेगमेंट काम कर रहा है स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी।
जो प्योर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ही, जो प्योर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करती हैं। इंडिया में लगभग 6 कंपनीज ऐसी हैं जो प्योर हेल्थ इंश्योरेंस में, स्टार हेल्थ, नीवा बुपा, आदित्य बिरला, केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, नारायणा हेल्थ इंश्योरेंस, गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस, एक आदि कंपनी और आने के भी अभी चांसेस हैं जी। तो ये कंपनीज प्योर हेल्थ इंश्योरेंस में होती हैं, इनके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रहता है कि इन कंपनी से पॉलिसी लेना भी सेफ होता है। कहीं ना कहीं हमने अक्सर ये देखा है कि ये कंपनीज अपनी वैल्यू क्रिएट करती हैं, अपने आप को एग्जिट कर लेती हैं, अपनी इक्विटी किसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी को या स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर लेना, आईपीओ लॉन्च कर देना, तो इस तरीके से काम करती है, अपनी वैल्यू क्रिएट करके एग्जिट लेने का प्रयास करती है। आपने देखा होगा एक कंपनी थी अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस, इनका स्टेक एचडीएफसी एर्गो ने ले लिया जी। एक कंपनी थी मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, बूपा का स्टेक अभी है, लेकिन मैक्स ने अपना स्टेक सेल करके वो नीवा ने परचेज किया, नीवा ने लिया, नीवा बूपा हो गई। स्टार हेल्थ का भी जो इन्वेस्टर है वो चेंज होते रहे, राकेश झुनझुनवाला जी भी इसके इन्वेस्टर रहे, चेंज होते रहे। इसमें अब रेलीगेयर कंपनी ने भी अपना स्टेक, अब केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। कहीं ना कहीं ये इसमें कस्टमर के लिए हार्म नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये अदला बदली होती है तो हल्की फुल्की डिस्टर्बेंस रहती है, प्रीमियम रिवाइज होते हैं, कुछ ना कुछ इफेक्ट रहता है। तीसरा सेगमेंट होता है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसमें अच्छी कंपनीज जो मल्टीपल्स बिजनेस में हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि कोई जनरल इंश्योरेंस कंपनी से अगर हमने हेल्थ इंश्योरेंस ली है, वो हेल्थ भी करेंगे, कार इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, आपकी फायर इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, वो मल्टीपल इंश्योरेंस पॉलिसीज कर रहे हैं। इनके पास कॉर्पस बहुत होते हैं, एसेट्स बहुत है। तो ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जैसे एचडीएफसी एर्गो है, आईसीआईसी लोम्बार्ड है, बजाज अलियांस है, टाटा एआईजी है। ऐसी कंपनीज हैं कि जो मल्टीपल बिजनेस में हैं और काफ़ी सेफ रहता है इनसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करना। स्टैंड लोन भी अपनी जगह ठीक काम कर रही हैं और जनरल इंश्योरेंस का भी सेफ रहता है, और गवर्नमेंट कंपनीज में भी लोग पॉलिसी करवाते हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसा सेगमेंट होता है जो गवर्नमेंट कंपनी से पॉलिसी लेते हैं जिनका कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है। कई बार ऐसा होता है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी या स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बड़ी टफ अंडरराइटिंग के बेस पे पॉलिसी देती हैं कि हो सकता है बीमा आगरे की विषय वस्तु है, अब किसी को पॉलिसी मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट कंपनी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि अगर आपको कोई डिजीज पहले से चल रही है, आप डिक्लेयर करके चल रहे हो, तो संभावना है कि कंपनी 3 या 4 साल का वेटिंग पीरियड अप्लाई करके पॉलिसी देने का प्रयास करेगी। तो प्राइवेट कंपनी थोड़ा सा रिस्क मैनेज करके चलती हैं कि भैया हमने क्लेम भी अब देने हैं, लिमिटेड हमारे पास चीजें होती हैं, लिमिटेड सोर्सेज है, हमने एक्सपेंस भी यहीं से निकालने हैं और हमने क्लेम्स भी देने हैं। अगर हम सब बीमार लोगों को या पहले से अगर कोई एलिमेंट है, डिजीज है, उनको पॉलिसी देने लगेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि हमारी क्लेम रेशो बढ़ जाएगी। तो क्लेम रेशो बढ़ने का इफेक्ट होता है कस्टमर के प्रीमियम पे। अगर प्रीमियम चेंज होते हैं उसका एक कारण ये भी होता है, इन्फ्लेशन कारण भी होता है, दूसरा कारण ये भी होता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी कलेक्शन से ज्यादा क्लेम दिए हैं, राइट, उसके कारण प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो ये जो एस्पेक्ट है, तो इन सबको ध्यान रखते हुए अब 3 कैटेगरी आपने बता दी, तो फाइनल कौन सी चूज करी जाए सर? सर फाइनल अगर टॉप प्रायोरिटी भी रखा जाए, जनरल इंश्योरेंस टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाए। दे आर इनटू मल्टीपल सेगमेंट्स, तो वो कैसे करके वो आपको बैलेंस आउट करके रखेंगे। उनका कस्टमर बेस भी बड़ा होगा क्योंकि सिर्फ हेल्थ के नहीं है, कार इंश्योरेंस भी है, होम इंश्योरेंस भी है, आजकल तो हर चीज का इंश्योरेंस होने लग गया, फोन का भी इंश्योरेंस होता है। एब्सोल्युटली, तो अपने आप को संभाल सकते हैं। हाँ, तो बड़ा है तो वो अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज भी अपनी जगह ठीक हैं। अगर आपने प्रायोरिटी एंगल पे पूछा है तो जनरल इंश्योरेंस फर्स्ट, सेकंड स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड गवर्नमेंट। ठीक है। अब सर इसमें एक और चीज आती है कि आजकल काफी समय हो चुका है, बहुत एमएनसीज हैं हमारे देश में अब जी, दिल्ली एनसीआर में स्पेशली, तो कॉर्पोरेट्स हैं, काम करती हैं, और कॉर्पोरेट्स आजकल अपने पैकेज के अंदर इंश्योरेंस इंक्लूड कर देती हैं। उनके सीटीसी में कवर हो जाता है वो, तो उसको मैनेज करने के लिए सीटीसी हायर, जो भी कंडीशंस है, लेट्स कीप दैट असाइड। तो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस जो होता है, क्या वो सफिशिएंट है किसी एक व्यक्ति के लिए? क्योंकि पहले कॉर्पोरेट इंश्योरेंस सिर्फ एक पर्सन का होता था, आजकल कुछ कंपनीज ने फैमिली भी कवर काइंड ऑफ निकाल दिया है।
करेक्ट। तो अगर किसी के पास में वो है, इतना यूथ हमारा काम कर रहा है, तो वो इज दैट सफिशिएंट? सर कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस जो एमएनसी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है और लॉन्ग टाइम के लिए हार्म भी रह सकता है कभी कभी। अच्छा इसलिए है, बड़ा एक प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ, ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, जिस पे अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि 3 साल के बाद कवर होती हैं। अगर आप डिक्लेयर बीमारी करके चलते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी 3 साल के बाद उसको कवर करती हैं अपना रिस्क मैनेज करने के लिए। जी। कॉर्पोरेट पॉलिसी में प्रीमियम बल्क में कलेक्शन होती है। वो पहले एचआर अकाउंट्स जो भी उनका एक जो डिपार्टमेंट है उसमें कस्टमाइज तरीके से एक डील होती है कि जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है वो पहले ही दिन से कवर होनी चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी अकॉर्डिंगली प्रीमियम एक हायर साइड पे प्रीमियम चार्ज करती है, अपना रिस्क मैनेज करके पहले ही दिन से प्री डिजीज को कवर कर लेती है। पर वो बल्क ऑर्डर होता है तो उसके हिसाब से वो एडजस्टमेंट मैनेज हो जाता है, मैनेज हो, प्रीमियम भी ज्यादा होते हैं। पर कहीं ना कहीं सर इसमें हार्म ये होता है कि उसमें कहीं ना कहीं छुपी हुई सब लिमिटेड डिजीज भी होती हैं। प्री डिजीज तो पहले दिन से कवर कर दी, बट उसमें कहीं ना कहीं को पेमेंट्स कि हमारा एम्प्लॉई अगर हॉस्पिटल जाएगा, एडमिट होगा उनका कोई फैमिली मेंबर, उसको 20% को पेमेंट देना, यानी कि 1 लाख के बिल के पीछे 20,000 देना होगा, उसकी लाइबिलिटी है, को पेमेंट है। सर ये मैंने सुना है, प्रैक्टिकल केस में एक मेरे दोस्त के साथ हुआ था, उसने भी एक सर्टेन अमाउंट दिया था। एग्जैक्टली तो नहीं ध्यान, पर उसने दिया था, जबकि वो कवरेज 100% होना चाहिए था। पर कुछ हुआ था कि ऐसा इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा या आप दोगे और तभी आपको ये सारा रिलीज होगा। सर असल में ये जब पॉलिसी कस्टमाइज तरीके से बनाई जाती है ना, तो वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में, एमओयू में पहले ही लिखा जाता है। इसमें हमारा एम्प्लॉय इतनी लाइबिलिटी लेके चल रहा है, तो उसका एक तो सब लिमिट का, को पेमेंट का ये इफेक्ट आ सकता है। एक दूसरा जो प्रैक्टिकल इफेक्ट ये होता है कि सपोज आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, आपका 2-3-4 लाख का इंश्योरेंस मिला हुआ है, कोई फैमिली मेंबर को बीमारी डिटेक्ट हुई, आपने कॉर्पोरेट से थोड़ा क्लेम काट के कैसे भी आपने क्लेम मैनेज कर लिया, आपको जो क्लेम अमाउंट है मिल गई है। और फ्यूचर में आपने प्लानिंग करी है कि मैं कुछ अपना करना चाह रहा हूँ या मैं कंपनी चेंज करना चाह रहा हूँ, उस कंपनी को चेंज करते हो सकता है कि उसका पैकेज बढ़ रहा है, बट वो एमएनसी नहीं है, वो वहां पे उसको इंश्योरेंस नहीं मिल रहा, लेकिन उसकी सैलरी बढ़ गई है। अब वो प्रयास कर रहा है कि वहां तो मुझे एमएनसी में पॉलिसी मिली हुई थी, इंश्योरेंस थी, आज मेरे पास, या मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, आज मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई सोर्स नहीं है। लेकिन जब वो अपनी रिटेल पॉलिसी, इंडिविजुअल पॉलिसी लेगा, उसको मेडिकल इंफॉर्मेशन अपनी एटमोस्ट गुड फेथ पे वहां देनी है। अगर वो वहां पे सपोज उसने अपने हार्ट के स्टंट इम्प्लांट कराए हैं, वो जब अपनी पर्सनल पॉलिसी लेगा तो हो सकता है उसको इसमें मुशक्कत रहे, अच्छा, पॉलिसी लेने में उसको मुश्किल रहे, हो सकता है ना भी मिले। सर जब उसने क्लेम लिया था ना, वो अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसी में लिया था, अब वो अपनी पर्सनल पॉलिसी ले रहा है, मेडिकल अंडरराइटिंग फ्रेश तरीके से हो रही है, वो इंश्योरेंस कंपनी की मर्जी है कि वो रिस्क लेना चाह रही है या नहीं लेना चाह रही। ओके, यस, ये सबसे बड़ा हार्म है। मैं आपको इसमें थोड़ा क्लियर करता हूँ। कॉर्पोरेट पॉलिसी जो चल रही है, आपकी सैलरी से पैसे डिडक्ट होते हैं, उसको आप चलाइए। इसका उपाय ये है, करना क्या चाहिए, कॉर्पोरेट पॉलिसी के साथ अपनी पैरेलल पॉलिसी, अपनी इंडिविजुअल पर्सनल पॉलिसी चला के चले, चाहे वो मिनिमम अमाउंट की, मिनिमम अमाउंट आप हायर सम इंश्योर लेके चलें, कोई इशू नहीं है उसमें। आजकल कोई अच्छी इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, आपकी मान लीजिए 3 लाख का आपका कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, आप एक पॉलिसी लीजिए पर्सनल इंडिविजुअल, उसमें आप डिडक्टेबल चूज करिए कि भैया 3 लाख रुपए तक का बिल तो मैं अपनी कॉर्पोरेट से यूज कर लूंगा, उसके ऊपर का बिल जो होगा वो मैं आपकी पर्सनल इंडिविजुअल पॉलिसी से इंश्योरेंस कंपनी का पैसा मैं यूज करूं, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम अपेक्षा रखूंगा। काइंड ऑफ लिंक हो गया एक तरीके से, लिंक तो ये हो जाता है। ओके, उसमें कंपनी हायर डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। अच्छा। अगर आपके पास 3 लाख की पॉलिसी कॉर्पोरेट की है, कंपनी 60%, 65% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है डिडक्टेबल का। अच्छा। आपकी वही पॉलिसी है जो रिटेल पर्सनल इंडिविजुअल के लिए, लेकिन आपने 3 लाख का एग्रीमेंट डिडक्टेबल आपने अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसी का रखा है, 3 से ऊपर ये रखा है, तो ये बड़ा एक सफल उपाय रहता है। हाँ, फ्यूचर में कुछ कंपनीज के पास ऐसे भी प्लान है, जब आप फ्यूचर में कॉर्पोरेट को मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं, अपना कुछ करते हैं, आपने जो 3 लाख का डिडक्टेबल चूज किया अपने कॉर्पोरेट पॉलिसी के बेस पे, आप उसको रिमूव कर दीजिए, आप एक्चुअल प्रीमियम कंपनी को पे करें,
तो आपकी पॉलिसी लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। इन बिटवीन अगर कुछ बीमारी भी डिटेक्ट हो चुकी है, आपके माइंड में ये नहीं है कि मेरे पास पर्सनल इंडिविजुअल पॉलिसी नहीं है, मैं जीवन कैसे बिताऊं बिना हेल्थ इंश्योरेंस के, तो वो आपकी कंटिन्यू हेल्थ इंश्योरेंस चलती रहेगी। ठीक है सर, समझ में आ गया बिल्कुल। तो अब इसी के अंदर एक और पॉइंट आता है कि एक तो आपने बताया कि कॉर्पोरेट और पर्सनल का वो क्लब या वो लिंकिंग एक तरीके से हो जाती है। दूसरा ये आता है कि सर पॉलिसी सपोर्ट करना, जिसके कनेक्शन में आता है कि वी सीन दिस मेनी टाइम्स के अभी पीछे हुआ था कि स्टार हेल्थ ने अपना प्रीमियम बहुत जबरदस्त रेस किया, बल्कि सभी ने रेस किया था कोविड के चलते। कोविड का टैक्स लगाया, जो भी चीज बढ़ाया गया प्रीमियम सभी ने, किसी ने कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया, किसी ने थोड़ा सा लिमिट में बढ़ाया। तो पॉलिसी जब हम चेंज करते हैं, यानी कि कंपनी चेंज करते हैं, कोई एक कंपनी ए से लेके कंपनी बी पे जाता है, तो क्या वो फीजिबल है? मतलब प्रैक्टिकल तो वो है कि वो किया जा सकता है, तो उसके कोई नुकसान होते हैं या वो कर लेना चाहिए, या आप कहेंगे कि नहीं एक कंपनी को पकड़ा है तो उसके साथ ही जीवन भर चलने में ज़्यादा भलाई है? सर बड़ा मेरिट क्वेश्चन है आपका। पहले तो जो आफ्टर कोविड जी प्रीमियम जो रिवाइज हुए थे लगभग सारी इंश्योरेंस कंपनीज के हुए थे जी, क्योंकि हॉस्पिटल ने अपने एमओयू को रिवाइज किया था, इन्फ्लेशन बढ़ी थी, तो उसके कारण प्रीमियम चेंज हुए थे जी। आप जर्नल देखते हैं कि इंडिया में इन्फ्लेशन जो है, जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 6, 6.5-7% के बीच में रहती है एवरी ईयर। जो मेडिकल इन्फ्लेशन है वो 14% का, 14% का। अगर आप ये लगाएं, मैं सिंपल करूं कि अगर कोई रॉ मटेरियल है वो अगर महंगा हो गया तो एंड कंज्यूमर कोई भी आइटम है वो महंगी पहुंचेगी। प्रीमियम रिवाइज होने का कारण था हॉस्पिटल ने अपने एग्रीमेंट को एक आपदा को अवसर में बदल दिया। तो वो मतलब हर चीज को रिवाइज कर दिया, रूम रेंट, दवाइयाँ, खर्चे, जितने भी हॉस्पिटल एक्सपेंस है, रूम रेंट है, आपके जो नर्सिंग अलाउंस है, आईसीयू चार्जेस हैं, या आपकी थेरेपीज के खर्चे हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, मेडिसिन हैं, हर खर्चे को उन्होंने रिवाइज कर दिया। अब इसका इफेक्ट किस पे आया? वो इंश्योरेंस कंपनीज के प्रीमियम पे आया। बाकायदा इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम पे भी नहीं आया, वो कस्टमर के प्रीमियम पे आया। अल्टीमेटली ये पूल सिस्टम है, पैसा तो अल्टीमेटली कस्टमर ही अपनी जेब से देगा और ये पैसा कलेक्ट होके ये लोगों में ही बटेगा, अपने पॉलिसी होल्डर क्लाइंट्स में ही पैसा ये डिवाइड होके ट्रीटमेंट के लिए यूटिलाइज होगा। तो प्रीमियम बढ़ने का कारण तो ये रहा। सेकंड, आपने पोर्टेबिलिटी के ऊपर एक आपने पॉइंट रेज किया। पोर्टेबिलिटी एक लीगल एक्ट है, हम अपनी पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज पोर्टेबिलिटी का मतलब मोबाइल नंबर चेंज करने की तरह नहीं होता कि मेरा आज फलानी वोडा का चल रहा है, मैं एयरटेल में स्विच कर लूँ, मेरे नेटवर्क का इशू है, ये इशू है। ये एक एटमोस्ट गुड फेथ कॉन्ट्रैक्ट है। जब भी हम इंश्योरेंस कंपनी ए कंपनी से बी कंपनी में जाते हैं तो हमें मेडिकल अंडर राइटिंग एक फ्रेश तरीके से करवानी होती है। तो मेडिकल अंडर राइटिंग से आपका क्या तात्पर्य है कि क्या हमें बीमारी है, क्या नहीं है? ये और सारा डिक्लेयर करना, डिस्क्लोज करना करना चाहिए। एक एथिकली ये राइट है। अगर हमें पास्ट में हमने पॉलिसी लेते वक्त कोई ट्रीटमेंट करवाया अपनी पास्ट इंश्योरेंस कंपनी से, प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी से, या उस इंश्योरेंस लेने से पहले भी अगर हम ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, या ऑन गोइंग कोई मेडिकेशंस चल रही हैं, या फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा सिम्टम है जो बीमारी डिटेक्ट हो चुकी है, हमने कभी ट्रीटमेंट करवाना है, सर उसको डिक्लेयर करना जरूरी है। अगर हम उसको छुपा लेते हैं तो कहीं ना कहीं क्लेम के टाइम पे अगर वो चीजें सामने आती हैं, ये पहले आपने ट्रीटमेंट इसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया, आपकी ऑन गोइंग मेडिकेशन चल रही थी, अगर आपको ये सिम्टम्स थे, आपने फ्यूचर में कोई प्लान करना था, ट्रीटमेंट लिया था, आपको आगे के ट्रीटमेंट के लिए भी डिस्क्लोज करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये हार्म रहता है ये चीज़ें। पोर्टेबिलिटी एक अच्छा विषय है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, पर लेकिन सोच समझ के। कहीं ना कहीं एक एवरेज इस इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं एक जो क्लेम रिजेक्शन रेशो है उसका कारण कहीं ना कहीं पोर्टेबिलिटी ज़रूर है। एक लेमैन को नहीं पता होता कि वो समझता है कि पोर्टेबिलिटी एक जो प्रोसेस है, मेरी सारी चीज़ें में मेरी बीमारियां भी पोर्ट हो चुकी हैं। नहीं, पोर्टेबिलिटी में आपके वेटिंग पीरियड सारे कवर होते हैं। जो आप 2-3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल पॉलिसी चला चुके हो, जो वेटिंग पीरियड्स हैं वो आपके पहले दिन से कवर माने जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी वो पुरानी बीमारियों को भी लेके चल रही है। अगर आपने किसी डिजीज को डिक्लेयर किया है
उसकी मर्जी है इंश्योरेंस कंपनी की कि मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रही हूं या नहीं। अगर आपने छुपा ली उस बीमारी को तो वो क्लेम के टाइम पे फाइंडिंग हुई या कंपनी ने अपने सोर्सेज से इन्वेस्टिगेशन से फाइंडिंग किया कि ये तो प्रॉब्लम आपको पहले थी, हो सकता है कि क्लेम ना मिले, चाहे वो पोर्टेबिलिटी थी। तो सेंसिटिव इशू है ये। सर अगर एक सवाल आया जी, अगर हमने वो पॉलिसी चेंज पोर्ट करवा ली जी, एनी एक्स रीजन की वजह जी। से, अब हमें जरूरत तो नहीं पड़ी पर हमें पता चल गया कि इसमें ये वाला पॉइंट इनके आगे डिस्क्लोज नहीं हुआ है, मे बी हमारे जो एजेंट के बिहाफ की वजह से या कुछ एंट्री में या जो आपने टर्म यूज करी अंडर राइटिंग में कुछ मिस आउट हो गया, जी, जी, नॉट इंटेंशनल अनइंटेंशनली वो चीज मिस आउट हो गई, जी, तो वो कवर अप हो सकती है। तो हम उसको डिस्क्लोज करके या उसको कवर अप करके उनको सूचित करके कि जी हमने इस पॉलिसी में आपसे पहले थी, इसमें हमने ये क्लेम लिया हुआ है जो आपकी इस वाली पॉलिसी में नहीं डिस्क्लोज हुआ है या अंडर राइटिंग में कवर नहीं है, तो वो किया जा सकता है। सर सबसे पहले जब आप पॉलिसी करवाई, आपने पोर्ट कराई या फ्रेश करवाई, आपके पास प्रपोजल फॉर्म आता है। अगर इंटेंशनली डेलिबरेटली कैसे भी वो रह गया, आप प्रपोजल फॉर्म को रीड कर लीजिए सर कि उसको डिक्लेयर किया गया है या रह गया गलती से। उसके बाद पॉलिसी भी आती है। अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है, जिस माध्यम से आपने पॉलिसी करवाई है उसको आप रेज करें। अगर वो डाउट क्लियर नहीं होता तो पॉलिसी को फ्री लुक कैंसिलेशन किया जा सकता है कि भैया या तो मैं अपनी पुरानी पॉलिसी कंटिन्यू कर रहा हूं, आपने ये बीमारी को आपने डिस्क्लोज नहीं किया है, या इसको डिस्क्लोज करना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इसमें मस्ट है। देखिए इंश्योरेंस कंपनी जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है अटमोस्ट गुड फेथ का कर रही है। कोई किसी भी तरह का इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन, अगर हम कहें कि हम लोग अपने पूरे टेस्ट करवा के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाएं तो संभव नहीं है। कई तरह की टेस्ट की रेंज है, पैथोलॉजी टेस्ट है, कोई आपके रेडियोलॉजी टेस्ट है, तो संभव नहीं है फाइंडिंग करना। इंश्योरेंस कंपनी एक विश्वास के ऊपर, अटमोस्ट गुड फेथ के ऊपर पॉलिसी को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, भैया आप फ्यूचर में अगर बीमार पड़े तो हम लोग लाइबल हैं। तो उसके लिए अपनी सारी चीज़ों को सोच समझ के ही इसका निर्णय लेना चाहिए। ठीक है सर, तो हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया आज हेल्थ इंश्योरेंस के सेगमेंट पे, और काफ़ी जानकारी आज हम लोगों को मिली। उम्मीद है कि दर्शकों तक उनके डाउट्स क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारे क्लियर होंगे। इट्स बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। तो आज की कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करने के लिए कोई मैसेज आप हमारे व्यूअर्स तक या कोई टिप्स ट्रिक्स या कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर सबसे पहला मैसेज तो यही है कि अपनी फैमिलीज को अनइंश्योर्ड मत रखने। आप अपने परिवार को अनइंश्योर्ड मत रखें। हॉस्पिटल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैंने पहले भी इसको कवर किया कि बीमारियां ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल के खर्चे ज़्यादा है, इंश्योरेंस कंपनीज के प्रीमियम काफ़ी लिमिटेड हैं। अगर मैं प्रैक्टिकल एक डेटा के ऊपर अगर हम डिस्कस करूं, कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में 10-15 साल अगर कोई पॉलिसी चलाता है तो कहीं ना कहीं, मैं भी 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, कहीं ना कहीं वो अपने पैसों को रिकवर कर लेता है। रिकवर करने का मतलब ये नहीं वो जानबूझ के बीमार होगा। मैं अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेन एक बीमारियों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ डायग्नोसिस, क्रिटिकल इलनेस, नॉर्मल इश्यूज, कोई मौसम के वायरल, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, एक्सीडेंटल ट्रीटमेंट, कहीं ना कहीं जितना इंश्योरेंस कंपनीज ने कलेक्शन किया होता है तो व्यक्ति 10-15 साल में वो अपने पैसे एक लेमन लैंग्वेज में वसूल कर लेता है। तो मतलब ये लोगों के लिए नुकसानदायक ये नहीं है। और दूसरा मैंने इस पॉइंट को पहले भी कवर किया, इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप लेंगे, सबसे अच्छा जो सोर्स है वो इंश्योरेंस एडवाइज़र है, जो एजेंट है, प्रोफेशनल एजेंट है। उसका कोई पार्ट टाइम काम नहीं है, वो हमेशा एक सैनिक की तरह, वॉरियर्स की तरह आपके साथ खड़े हैं। आपको सर्विस की ज़रूरत है, आपने कॉल किया, सर्विस इन द सेंस कि सर्विस ऐसी कि आपके कोई इशू है, आपने उनसे डिस्कस करके अपने कम्युनिकेशन से रिजॉल्व करने हैं, उनकी टीम और वो आपके साथ खड़े हैं एक कवच की तरह। जैसे इंश्योरेंस कंपनी भी आप ट्रस्ट करते हैं तो वैसे इंश्योरेंस एडवाइज़र भी एक ट्रस्टवर्दी व्यक्ति होना चाहिए। तो ये मेरा आपके लिए मैसेज है, आप सबके लिए, अच्छे माध्यम से पॉलिसी लीजिए, अच्छी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लीजिए। कमोडिटी की तरह पॉलिसी मत परचेज करें। जैसे ऑनलाइन बाजार में हमने देखा, पहले भी हमने इस पर डिस्कस किया कि फिल्टर लगा के सस्ते से महंगी पॉलिसी को परचेज करना। अगर कोई पॉलिसी सस्ती है, कहीं ना कहीं उसमें टेक्निकल क्लोज हो सकते हैं। वो अभी तो फाइन प्रिंट्स में हम लोग पढ़ते नहीं है, फाइन प्रिंट 36 पेजेस हैं, 40 पेजेस हैं, कोई नहीं पढ़ता। पूरे करने के लिए टारगेट्स के पीछे रहता है सब कुछ। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट।
कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटलाइजेशन होके वो चीज़ें सामने आती हैं कि इसमें ये चीज़ तो कवर ही नहीं थी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। ऑनलाइन जो बाजार है, इनके जो जो तरीके हैं सेलिंग के, या कोई ऐप्स के माध्यम से भी पॉलिसी मिलती हैं, वो पॉलिसी को सस्ते एक एंगल पे रखा जाता है कि जल्दी व्यक्ति अट्रैक्ट हो। पॉलिसी अच्छी लो, बेशक महंगी लो, ये चीज़ें पीस ऑफ माइंड के लिए होती हैं, पैसा बचाने के लिए ये चीज़ें नहीं हैं कि पैसा सेव करके हमने बहुत 30 माह कहाँ बन गए, हमने इंटरनेट पे जाके सस्ती पॉलिसी ढूंढ ली। लोग क्या करते हैं सर, 1.5 लाख के फ़ोन पे सस्ती पॉलिसी ढूंढ रहे होते हैं। आईफोन बड़ी अच्छी कंपनी के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी सस्ती लेनी है। इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आगे चल के फ्यूचर में क्लेम के टाइम पे कुछ ना कुछ उनको समझ आता है कि पॉलिसी अच्छी कंपनी, एक रेपुटेटेड कंपनी से ही लेनी चाहिए। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच, आज आपने अपना समय निकाला। आशा करते हैं कि आप सभी के बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। अगर कोई और आपके सवाल हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम जीडी मोंगा जी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन कर देंगे। अगर आपको पॉलिसी करवानी है या पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी आपके क्वेश्चंस भी हैं ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया, तो ही इज़ देयर टू आंसर दोज क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।